अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर रहे थे और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक लास्ट उसमें हमारे पास टॉपिक रह गया था, वो है ओपन न्यूटन्स कोट्स फार्मूला। उसको देख लें। इससे पहले आपने पढ़ा था क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला। अब आपके पास है ओपन न्यूटन्स कोट फार्मूला। इसमें जो क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला था उसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स इसमें इंक्लूड थे, और इसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, बल्कि हम एंड पॉइंट्स को किसी और तरीके से उसमें एडजस्ट करते हैं। देखें, अगर आप लोग अपनी अपनी बुक्स में फिगर नंबर 4.6 देखें, पेज नंबर 200 पे, तो उस पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ओपन न्यूटन्स कोट्स फार्मूला में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है a इज इक्वल टू एक्स ऑफ -1 से उसको लेबल किया जाता है। फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास x0, x1, x2 अप टू सो ऑन, और जो फाइनल पॉइंट होता है उसको xn+1 इज इक्वल टू b। बिफोर दिस आप लोगों ने पढ़ा था कि xn इज इक्वल टू b था, लेकिन इस केस में हमने xn+1 इज इक्वल टू b को इंक्लूड किया है। तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए, x ऑफ -1 एंड xn+1 इज इक्वल टू b ओपन न्यूटन्स कोट्स फार्मूला में। अब इस केस में जब हमारे पास ये केस हो तो इसमें हमारे पास x ऑफ -1 इक्वल टू a है, x ऑफ n+1 इज इक्वल टू b। इंटरवल इसमें स्टिल आपके पास वही है, a और b हमारे पास इंटरवल है, और h इसमें आप फाइंड करेंगे h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n+2। इसमें स्टेप साइज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला। इसमें हमने n+2 इसलिए ऐड किया है, n+2 से हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हमने दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स खुद से इंक्लूड किए हैं, एक ये वाला और एक ये पॉइंट हमने इंक्लूड किया। इस वजह से हमने इसको n+2 लिया है स्टेप साइज फाइंड करते हुए। और अगर आपके पास सिमिलरली एक एक्साई एग्जिस्ट करे जो कि बिलोंग करे ए बी से, तो और अगर आपके पास n इवन हो, नंबर 1 केस, इफ n इज इवन एंड f बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल और n+2 उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ए बी, तो तब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इंटेग्रल लें a टू b f ऑफ x डी एफ एक्स को अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 0 टू n ai f of xi प्लस h of n+3 डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल, और साथ इसमें f of n+2 डेरिवेटिव n+2 of xi and integral from -1 to n+1 t square multiplied by t minus 1 up to so on t minus n dt। ये आप उस वक्त फार्मूला यूज करेंगे जब आपके पास n इवन होगा, और अगर आपके पास n ऑड हो, if n is odd and f belongs to c of n+1 a b कॉन्टिन्यूस और उसका n+1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो उस केस में हम इस इंटेग्रल a टू d f of x डी एफ एक्स को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन i इज इक्वल टू 0 टू n प्लस यहाँ पे h of n+2 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल and f of n+1 xi।
और साथ इसके इंटेग्रल मल्टीप्लाई होगा आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू n+1 t into t minus 1 up to so on t minus n dt। तो ये हमारे पास होता है ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला, जिसमें इंडिसेस हम x-1 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग इंडिसेस, और लास्ट जो आपके पास नोड पॉइंट होता है वो xn+1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें देखिए कुछ इसके हम न्यूटन कोट्स फार्मूला के कुछ फार्मूलाज बना सकते हैं। अगर आप इसमें कंसीडर करें n को 0, अगर आपके पास n 0 हो तो ये बेसिकली आपके पास मिड पॉइंट रूल बन जाता है, मिड पॉइंट रूल। और इसका फार्मूला आपके पास बनता है x(-1) to x(1), ठीक है। इसमें x0 जो है वो एज ए सर्व एज मिड पॉइंट करेगा, मीन x1, और इस डायरेक्शन में x(-1). तो ये मिड पॉइंट है बिटवीन x1 एंड x(-1), इन दो के दरमियान मिड पॉइंट है। तो इसके लिए फार्मूला जो आपके पास बनेगा f(x) d(x) इज इक्वल टू 2h मल्टीप्लाई बाय f(x0) प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 f डबल प्राइम ऑफ xi, वेयर xi जो है वो आपके पास लाई करता है बिटवीन x1 टू x(-1) के दरमियान। ये हमारे पास आ जाता है मिड पॉइंट रूल जब हम n को 0 यूज़ करेंगे, ठीक। इसमें आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो 3 हैं आपके पास, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास सिंपली n+1 आपके पास 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और n+2 आपके पास बेसिकली 1 है यहाँ पे, n+1 = 3 है तो ये टोटल h³ आ जाता है। तो ये यहाँ से हमने फार्मूला इसका ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली आप फार्मूलाज देख सकते हैं इसमें n = 1 के लिए, जो कि गिवन है इक्वेशन 4.30 में, और सिमिलरली हम इसमें n = 2, जो कि आपके पास फार्मूला बनता है 4.31 में, ये 4.29 है सॉरी, और ये 4.30 में, और n = 3 अगर हम लें तो वो हमारे पास 4.32 बनता है। तो ये फार्मूलाज हैं, कुछ ड्राइव किए गए हैं जो कि उसमें गिवन है आपके पास फ्रॉम 4.8 से 4.3 के दरमियान। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें कि उसमें एग्जांपल नंबर 2 है कि कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूलाज लिस्टेड फ्रॉम 4.25 टू 4.28 एंड 4.29 से 4.32 के दरमियान। मीन क्लोज न्यूटन कोट फार्मूलाज आपके पास 4.25 से 4.28 की इक्वेशन में है, ये क्लोज न्यूटन कोट फार्मूलाज हैं, न्यूटन्स फार्मूलाज। और फिर नेक्स्ट में 4.29 से 4.32 में ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूलाज गिवन है, वो आपने यूज़ करने हैं। तो आपने अप्रॉक्सीमेट करना है इसको बिटवीन 0 टू π/4 sin x d(x) को, जिसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास अप्रॉक्सीमेट होके 0.29289322 आता है। तो इस रिजल्ट को आपने पहले आपने क्लोज न्यूटन कोट फार्मूलाज यूज़ करने हैं फॉर n = 1 2 3 4 के लिए, और फिर इसमें आपने देखिए ना 0 से π/4 के दरमियान आपके पास है ना, टोटल इंटरवल जो है 0 से π/4 के दरमियान है। मीन इसको मैं दे देता हूँ, ये आपको 0 से π/4, ठीक। तो अब आप इसमें h को डिसाइड करें, स्टेप साइज, ठीक। n = 1 जब लेंगे, n = 1 का मतलब है कि आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, 0 एंड π/4, ठीक, 0 एंड π/4। और फिर जब अगर आप n = 2 लेंगे तो उस केस में आपके पास 0 π/4, और यहाँ पर भी आपके पास दरमियान में एक पॉइंट आपके पास इजाफी आएगा जो कि π/8 होगा, ठीक।
तो उस केस में h आपके पास क्या आ जाएगा ना, h देखिए ना, टोटल अगर आप n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है 0 1 2, तो h इज इक्वल टू π/4 डिवाइडेड बाय 2, तो h आपके पास π/8 आ जाता है इस केस में। ठीक है, मेन इन दो के सर एक दरमियान। क्वेश्चन है सर। जी जी सर मिड पॉइंट रूल जो है सर वो फिर किस तरह अप्लाई होगा? उसमें तो जीरो हो जाएगा, तो सर हमारे पास स्टेप साइज किस तरह आएगा? कि मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा? सर मिड पॉइंट में तो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 है ना सर, तो वो जब हम अप्लाई करेंगे तो h हमारा किस तरह कैलकुलेट होगा फिर? n n इज इक्वल टू 1 की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं आप? सर n इक्वल टू 0 के लिए सर, मिड पॉइंट के अंदर मिड पॉइंट रूल जो है सर नहीं, उसमें n इक्वल टू 0 है ना सर? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। n इज इक्वल टू 0 मिड पॉइंट आपके पास x0 को उसने मिड पॉइंट लिया, x0 की राइट साइड पे एक पॉइंट x1 है, मिड पॉइंट किसका? x-1 का, और x1 का मिड पॉइंट है। अच्छा राइट सर, राइट सर। ठीक है, x0 इज द मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x ऑफ -1। राइट सर, राइट सर। ठीक है, वो मिड पॉइंट इस चीज का है, वो मिड पॉइंट 0 नहीं है। अच्छा, इसमें आपने जब n इज इक्वल टू 1 लिया, इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है ना, 0 1, तो यहाँ से h तो सिंपली आपके पास π/4 आता है। लेकिन जब n इज इक्वल टू 2 लिया, n इज इक्वल टू 2 लेने का मतलब अब आपके पास 3 पॉइंट्स है ना, 0 1 2। ठीक, तो h π/8 आ गया। जब आप n इज इक्वल टू 3 लेंगे, इसका मतलब अब आपके पास पॉइंट 0 1 2 3 हैं। तो h आपके पास बेसिकली क्या होता है? b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। इस केस में n है, ये मैं क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास π/4 और डिवाइडेड बाय, ये टोटल 4 है तो 3, तो आपके पास इस केस में पाई आ जाए, h आ जाएगा π/12 जब n इज इक्वल टू 3 लेंगे आप, राइट। और जब आप n इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो तब आपके पास पॉइंट 0 1 2 3 और 4 तक हैं। इस केस में h आपके पास क्या आएगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो n इस केस में आपके पास π/4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये π/16 है। ठीक, तो ये हमारे पास इन सब के लिए आपने क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला यूज करनी है। क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला, न्यूटन कोट्स फार्मूलाज आपने यूज करनी है। ठीक, जो यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ऐसे कंसीडर करो ना, n इज इक्वल टू 1 है, 0 1, तो आपके पास 2 पॉइंट्स है ना, इसका मतलब है ये इवन नंबर है ना आपके पास। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 0 1 2, तो ऑड आपके पास आ गया ना टोटल। तो इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द 4.25 टू 4.29 तक, 4.28 तक जो फार्मूलाज गिवन है। सिमिलरली अब जब आप देखें कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू 0 के लिए, ये होगा ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला। n इज इक्वल टू ओपन के केस में आपका जो लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स है वो x-1 है, फिर x0 है, और फिर आपके पास x1 है। ठीक, इस केस में h आपके पास क्या होगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 2। ठीक, तो आपके पास h क्या आ जाएगा इस केस में? देखें, π/4, n आपके पास 0 है, 0 प्लस 2 तो आपके पास 2, तो π/8, राइट। तो ये आपके पास मिड पॉइंट वाला मेथड है ओपन के केस में। फिर नेक्स्ट आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 के केस में आपके पास 2 पॉइंट्स बनते हैं, 0 एंड 1। ठीक, तो h इस केस में आपके पास क्या आएगा? h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 2, तो ये π/4 डिवाइडेड बाय n आपके पास 1 है, 1 प्लस 2 3, तो ये आपके पास π/12 आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर आप n इज इक्वल टू, सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इनके लिए आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जब आप इसका कंपैरिजन देखेंगे टेबल 4.8 में, तो उस केस में आपके पास एरर दोनों तरह से कैलकुलेट किया गया है।
तो आप इसको काइंडली एक प्रैक्टिस के तौर पे ये एक्सरसाइज या ये वाली एग्जांपल मस्ट कर लें, फिर आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पता चल जाएगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमने यहीं तक के टॉपिक जो है वो आपके कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक यहीं तक हमने करना था। सर क्वेश्चन यहाँ तक जी बताएं। सर ये टेबल 4.8 के अंदर सर जो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 के लिए सर पहली दो एंट्रीज नहीं लिखी हुई और सर सिमल्टेनियसली जो कॉलम नंबर 4 है सर उसके अंदर आखिरी दो एंट्रीज नहीं लिखी हुई, सर इसका क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है ना कि देखिए क्लोज न्यूटन फार्मूला फॉर n इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी सर, राइट सर, ठीक, इसलिए उसकी एरर नहीं कैलकुलेट की गई ना क्लोज फार्मूला के केस में। राइट सर, क्योंकि क्लोज फार्मूला के केस में n इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता और ओपन फार्मूला के केस में n इज इक्वल टू 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कैलकुलेट नहीं किया उसने। एग्जिस्ट नहीं कर रहा का मतलब है कैलकुलेट नहीं किया उसने। राइट सर, ठीक, इस वजह से। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसमें आपने ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल पढ़ने थे और कुछ इसके बाकी ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूलाज वगैरह इसी में शामिल थे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो न्यूमेरिकल मेथड्स इन लीनियर अलजेब्रा है और इसमें हमने ये मेन टॉपिक है। इसके आगे फर्दर हमने कुछ इसके टॉपिक्स कवर करने हैं। ये आपके पास न्यूमेरिकल मेथड्स इन लीनियर अलजेब्रा। अच्छा, बाय द वे आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, राइट? यस सर। लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में ज़्यादातर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है? बेसिस के बारे में, वेक्टर स्पेस क्या होती है, उसके बाद डायमेंशंस क्या होती हैं, वेक्टर की डायमेंशंस क्या होती हैं, मैट्रिसेस की डायमेंशंस क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स आप लोगों ने उसमें पढ़े होंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें मैट्रिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं वो लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाए जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में इसका मैं आपको हमने जो हमारा जो टॉपिक है मेन, वो टॉपिक है LU फैक्टराइजेशन। लेकिन LU फैक्टराइजेशन हम क्यों अप्लाई करते हैं या इसकी मोटिवेशन क्या है, उसके बारे में अगर हम पहले थोड़ी सी बात कर लें तो फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी नीड द LU फैक्टराइजेशन। सबसे पहली चीज़ देखिए कि अगर आपके पास नंबर 1 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ये होपफुली आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में ज़रूर पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, ठीक? तो उसमें अगर हम 2D में बात करें, 2 डायमेंशनल में बात करें, तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास दो अननोन्स होते थे, x1 x2, राइट? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने बेसिकली सॉल्व किया था दो मेथड्स के साथ। एक आपके पास है गॉसियन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, और एक हमने इसको सॉल्व किया था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी था उसमें, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, राइट? इस मेथड में आप क्या करते थे कि आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उससे आप मैट्रिसेस बनाते थे AX इज इक्वल टू B, ये सिस्टम आप बनाते हैं, राइट? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में अगर आपने यूज़ करना है तो आप AX इज इक्वल टू B वाला सिस्टम एक बनाते थे, ठीक? और फिर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो A मैट्रिक्स है, ये अगर फॉर एग्जांपल 3x3 का या समथिंग कुछ इसमें ऑर्डर, कुछ ऑर्डर का मैट्रिसेस है ये आपके पास, तो आप इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करते थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद आप बैक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस यूज करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, और फाइनली आपके पास x1 x2 और जितने उसमें अननोन्स होते हैं उनकी आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो आपके पास बेसिकली मेथड है, ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मुराद क्या है
या तो आप कोई सी दो रोज को आपस में ऐड करते हैं, या किसी एक रो को आप किसी कांस्टेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, या आप कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जिस हिसाब से आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है उसी तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं। मीन उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के या सब्ट्रैक्शन के अप्लाई करना पड़ते हैं। तो बेसिकली आप 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपके पास काफ़ी बढ़ जाती है। मीन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो आप सॉल्व करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक, लेकिन फिर बाद में एक मेथड, एक नया मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो आपके पास था एलयू फैक्टराइजेशन। एलयू फैक्टराइजेशन बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं दो मैट्रिसेस में। वन इज कॉल्ड एल एंड अदर इज कॉल्ड यू। एल स्टैंड्स फॉर द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and U stands for upper triangular matrix। कि मीन आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है, उसको आप दो मैट्रिसेस में डिकम्पोज कर सकते हैं। वन इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अदर इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हम उसमें कर सकते हैं। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये होती है, L11 0 0, L21 L22 L23 सॉरी L31 L32 और L33 के मीन जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आप उनको जीरो पुट कर देते हैं। ये मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स की एग्जांपल बताई है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें ये आपके पास ट्रायंगल बेसिकली बनती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास इसमें ट्रायंगल बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जबकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपके पास होता है U, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास U11 U12 U13 0 0, U22 U23 0 एंड U33। अब आपके पास अपर, ये दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम बेसिकली एलयू फैक्टराइजेशन में हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो हमें ax इज इक्वल टू बी मिला है उसको हम सॉल्व करते हैं। ax इज इक्वल टू बी, इसमें सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। सोल्यूशन करने के लिए हम a को रिप्लेस कर देते हैं LU से, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू बी। अब आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट ux इज इक्वल टू y। ux आपके पास कोई y के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर दें, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये आपके पास 2 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। जब आपने लेट कर लिया ux इज इक्वल टू y, तो इसको दोबारा से पुट करें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आपके पास ly इज इक्वल टू b बन जाती है। अब इस इक्वेशन, ये जो आपके पास न्यू इक्वेशन बनी है 4 में, इसमें L आपके पास नॉन मैट्रिसेस है, नॉन मैट्रिक्स है, B आपके पास नॉन वेक्टर है। आप y के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन 4 फॉर y। जब आप इसको y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, देन इसको आप बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, देन पुट y इन इक्वेशन 3। तो अब आप यहाँ से ux इज इक्वल टू y, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर x। तो ये जो आपके पास प्रोसेस कहलाता है, जब आप इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं तो ये कहलाता है आपके पास फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन।
और ये जो जब हम 3 नंबर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो ये आपके पास बेसिकली एलयू फैक्टराइजेशन है। ये समझ आ गया एलयू फैक्टराइजेशन का? जी एलयू फैक्टराइजेशन का कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ये स्टेप्स अगर आप एक दफ़ा रिपीट कर दें। अच्छा, ये भी दोबारा रिपीट हो गया। मैं आपको एक मेथड करवाता हूँ। इसमें देखिए मैं आपको दोबारा इसमें एक दफ़ा बता देता हूँ। हमारा जो असल मोटिव है, हमारा मोटिव है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, ax इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना, ये वाला। ये एक्चुअल मोटिव हमारा इसको सॉल्व करना है, ax इज इक्वल टू बी को। इसमें x आपके पास अननोन है, इसको सॉल्व करना हमारा पर्पस है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारे पास मैट्रिसेस बने हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जो डायरेक्ट मेथड्स हैं। दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। इसमें हम ये जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है इसको कंसीडर करते हैं और इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद हम बैक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके हम इसको अपना सोल्यूशन एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इसका एक अनदर ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n क्यूब होते हैं। मीन जितना आपके पास ऑर्डर, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने ही आपके पास ऑपरेशन बढ़ते जाएंगे, ऑपरेशन काउंट जो होता है। लेकिन जब आप एलयू फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं तो एलयू फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने मैट्रिक्स जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसको डिकम्पोज कर देते हैं दो मैट्रिसेस में, एल और यू में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जर्नल फॉर्म ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होती है, ये 3x3 मैट्रिसेस के लिए जस्ट, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म आपके पास ये होती है। ठीक, अब इसमें करते क्या है कि आपने सोल्यूशन, क्योंकि इसका फाइंड करना है, आप ax इज इक्वल टू बी इसको आप कंसीडर करते हैं, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब a की जो फैक्टराइजेशन आपने की है उसको यूज करें, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, और अब आप लेट करें कि यू एक्स इक्वल टू वाई है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। जब आप इसको यू एक्स इज इक्वल टू वाई को इस इक्वेशन नंबर 2 में लेट करते हैं तो एल वाई इज इक्वल टू बी बन जाता है। जहाँ से इक्वेशन नंबर 4 को आप सॉल्व करें y के लिए तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस y की वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो y को सॉल्व करना फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, जबकि x को सॉल्व करना आपके पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये हमारे पास अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। अब एलयू फैक्टराइजेशन के आपके पास बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक मेथड है आपके पास डुलिटल्स मेथड, और दूसरा आपके पास एलयू फैक्टराइजेशन के लिए दूसरा जो मेथड है वो आपके पास है क्रोक्स मेथड। तो हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास मेथड्स हम अप्लाई कैसे करते हैं, फिर हम इसकी एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपके पास है द डुलिटल्स मेथड। सर स्क्रीन में देख जी, स्क्रीन पे मैंने लिखे कुछ नहीं तो लैग कैसे आएगा यार? अभी लिखा है मैंने, अभी देखें, वेट करें। अब स्टेबल हो गई है? यस। अब देखें, पहला मेथड आपके पास डुलिटल्स मेथड। डुलिटल्स मेथड आपके पास क्या है कि ये बेसिकली हम एलयू फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें कंसीडर कर लो
कंसीडर ए आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं और हम वी वांट टू डिकम्पोज ए इंटू LU फॉर्म। सबसे पहले आप सपोज करो कि ए के कंपोनेंट्स आपके पास हैं जनरल कंपोनेंट्स A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये हमने जनरल इसके कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है। और L मैट्रिक्स है, उसके कंपोनेंट्स आप कंसीडर कर लो कि आपके पास L11 0 एंड 0, L21 L22 0, L31 L32 एंड L33। इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं L वाले मैट्रिक्स में? डायगोनल के एलिमेंट्स डायगोनल के एलिमेंट्स L11 L22 और L33, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे U11 U12 U13 0 0 0 U22 U23 एंड U33। ये हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास A11 A12 A13 इनकी वैल्यूज हमें नोन है, लेकिन हमारे पास ये L11 L21 और U11 U12 इन सारे कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, इन एलिमेंट्स की वैल्यूज नहीं है। हम इनको कंप्यूट करेंगे। अब क्योंकि हमारा पर्पस है कि हम A = LU इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस साइड पे A के कंपोनेंट्स पुट करें। A11 12 13 21 22 A23 A31 एंड A33। अब डुलिटल्स मेथड ये कहता है कि आपके पास आप LI को सेट इक्वल टू 1 कर लें। मीन जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं L के अंदर उन सब को सेट इक्वल टू 1 कर लें, राइट। मीन टू से आप L के कंपोनेंट्स 1 0 0, L21 L22 1 0, L31 L32 और L33 की जगह पे भी 1 पुट कर दें। मीन आपने सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 1 ले लेने हैं। जो भी आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने जितने भी ऑर्डर का बनाया है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने 1 1 ले लेना है, ओके। अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों को इक्वेट करें। इक्वेट करने से मुराद ये कि आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं इन दोनों की। ये आपके पास फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम U11, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम U12 एंड फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम इज U13। देन सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम ये बनेगा L21 U11, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम तो वो बनेगी L21 U12 प्लस U22। और सेकंड रो विद थर्ड कॉलम वो बनेगी L21 U13 प्लस U23। और फिर लास्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएं फर्स्ट कॉलम के साथ तो L31 U11 और फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो L32 U12 प्लस U22। और फिर फाइनली आप थर्ड रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं तो L31 U13 प्लस L32 U23 और प्लस इसमें आएगा U33। तो ये आपके पास आ गया।
जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास A इक्वल टू एल यू है, तो इसका मतलब है जब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल लिखते हैं तो वो इक्वल तभी होते हैं ना जब उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, राइट? इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है ना? यस सर। तो अब यहाँ से इक्वेटिंग एलिमेंट करो, इक्वेटिंग एलिमेंट्स। अगर आप इनको इक्वेट करें तो यहाँ से आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है A11 इज इक्वल टू L1 1, A12 is equal to U12 and A13 is equal to U13। फर्स्ट रो विद फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट हुई है। नेक्स्ट रो में A21 is equal to L21 U11। यहाँ से आपके पास नोन क्या है? U11 नहीं आएगा। हाँ, A11 equals to U11। या मुझे आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही, आप क्या कह रहे हैं? सर ये जो आपने इक्वेटिंग एलिमेंट्स किया इसमें A11 equals to U11 नहीं आएगा? मैंने कहीं कुछ गलत किया इसको? सर आपने A11 को U11 की बजाय L11 लिखा हुआ है। सॉरी, ये आपके पास U11 ही है। आई एम सॉरी, ये U11, U12 और U13। यहाँ से देखें आपके पास L21 आपके पास अननोन है, A21 नोन है, U11 नोन है। तो यहाँ से L21 की वैल्यू आपके पास आएगी A21 डिवाइडेड बाय U11, राइट? और लास्ट में A23 आपके पास A22 जो है वो इक्वल है आपके पास L21 U12 प्लस U22। अब अगर आप इन एलिमेंट्स में देखें तो A22 नोन है, L21 नोन है यहाँ से, U12 नोन है यहाँ से, और U22 आपके पास अननोन है। तो U22 बनता है आपके पास A22 माइनस L21 U12, राइट? हमने एक तो L21 कैलकुलेट कर लिया और फिर U22 भी कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट जो इस एलिमेंट को इक्वेट करें, ये वाला एलिमेंट जो है इसको, ये आएगा A23 इज इक्वल टू L21 U13 प्लस U23। इसमें भी देख लें L21 नोन है, U13 नोन है, A23 नोन है, आपके पास अननोन U23 है, विच इज इक्वल टू A23 माइनस L21 U13, राइट? ये U2 आपके पास इसमें U23 इसमें इसके इक्वल आ जाता है। और इसमें आप लास्टली आप कंपेयर करें इस एलिमेंट को, ये आएगा A31 इज इक्वल टू L31 U11। यहाँ से हम L31 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा A31 डिवाइडेड बाय U11। और फिर सेकंड कंपोनेंट को, इस वाले को, A32 इज इक्वल टू L32 U12 प्लस U22। देखो U22 नोन है, U12 नोन है, A32 नोन है, तो यहाँ से L32 आपके पास आएगा A32 माइनस ऑफ U12 प्लस U22, इसको ब्रैकेट्स में, ठीक है? नहीं, मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी, सॉरी। A32 माइनस U22 और ये सब डिवाइड हो रहा है आपके पास 1 ओवर U12 से, राइट? अब ठीक है ना? यस। और फिर A33 इक्वल आएगा आपके पास L31 U13 और प्लस L32 U23 प्लस U33। तो अब देखो इसमें A33 नोन है, अननोन नोन है, L31 नोन है, U13 नोन है, L32 नोन है, U23 नोन है। तो यहाँ से आपके पास U33 आ जाएगा इक्वल्स टू A33 माइनस L31 U13, इसको ब्रैकेट्स में लिख लें, प्लस ये आपके पास
आएगा L32 एंड U23, तो ये आपके पास U33 आ जाए। तो आप देख लो सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट इसमें कैलकुलेट हो गए हैं। U33 भी कैलकुलेट हो गया, L32 भी कैलकुलेट हो गया, L31 भी कैलकुलेट हो गया। तो ये एलिमेंट्स यूज करके हम अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने स्पेशल केस किया है जस्ट फॉर द केस ऑफ 3x3 जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन याद रखें कि फॉर n×n मैट्रिक्स हम इसका अनदर वर्जन देखते हैं कि अगर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो n×n हो जाए, n×n, ठीक। तो तब आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं? सबसे पहले स्टेप में आपने Li को इक्वल टू 1 कंसीडर करना है। मीन डायगोनल के एलिमेंट्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उनको 1 1 पुट करना है, 1 2 अप टू सो ऑन n तक के लिए। अगर आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, Uij इज इक्वल टू Aij माइनस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू i माइनस 1, और इसमें i का इंडेक्स है 1 2 अप टू सो ऑन n तक, जबकि j का इंडेक्स आपके पास है j इज इक्वल टू i कॉमा i प्लस 1 i प्लस 2 अप टू सो ऑन n तक। और ये उन तमाम एलिमेंट्स के लिए है फॉर ऑल i इज लेस देन और इक्वल टू j। मतलब ये आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें i j से छोटा है। तो i j से छोटा होने का मतलब क्या है? i कहाँ, इस पूरे रो में i कहाँ पे j से छोटा है? मैट्रिक्स, हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें जो Uij आपके पास इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। मीन वो तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे जो आपके पास जिनमें i ग्रेटर देन j होगा। i याद रखें यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आप अगर Lij का फार्मूला देखें, Lij तो वो जनरल फार्मूला आपके पास है 1/UJJ मल्टीप्लाइड बाय Aij माइनस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू j माइनस 1 और Lik एंड U ऑफ kj, और इसमें j आपके पास होगा 1 2 अप टू सो ऑन n तक, j जो है वो आपके पास सॉरी n माइनस 1 तक, और i इसमें इक्वल होगा आपके पास j प्लस 1 j प्लस 2 अप टू सो ऑन n तक, और इसमें भी फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स i इज ग्रेटर देन j। और फिर Lij आपके पास इक्वल टू 0 होगा व्हेन i इज लेस देन j आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर n×n हो तो हम जर्नलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर ये आपने Uij जो लिखा हुआ सर Aij माइनस समेशन ऑफ, सर ये समेशन ऑफ क्या है सर? ये आपके पास समेशन इसमें Lik और साथ UkJ है। ये फार्मूलाज बेसिकली ये जो n×n के फार्मूलाज बने हैं वो यहीं से इन्हीं को देख के बने हैं। यहाँ से आप देख लें जब आप U23 फाइंड कर रहे हैं तो A23 माइनस L21 U13 आपने यूज़ किया है, तो सेम ये समीशन आपके पास यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। I और J आपके पास उस कॉलम के नंबर ऑफ मैट्रिसेस और नंबर ऑफ रोज से पता चलेंगे, ठीक।
जैसे अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो आई की वैल्यूज 1 2 3 होंगी और जे की वैल्यूज भी 1 2 3 होंगी। अच्छा जी, इसमें आप लोग अपनी वो सेकंड मीटिंग को ज्वाइन कर लें। ये तो आपकी मेकअप क्लास थी और रेगुलर आपकी जो क्लास है, तो फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं यहीं से।